इस पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त हो गया है देश के सवाल का। देश में 5 चरणों का दंगल खत्म हो चुका है। 425 सीटों पर जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, लेकिन आज देश के सवाल में हम फिर ईवीएम के मुद्दे पर बहस करने बैठ गए हैं। दरअसल ईवीएम वीवीपैट मामले में विपक्षी पार्टियों को आज तगड़ा झटका लगा। सुप्रीम कोर्ट ने 21 विपक्षी पार्टियों की उस पुनर्विचार याचिका को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने 50% वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम से करने की अपील की थी। सुनवाई के दौरान सीजेआई रंजन गोगोई ने साफ किया कि वो इस मामले में दखलंदाजी नहीं करना चाहते। ऐसे में इस मामले में याचिका का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। याचिका पर सुनवाई के दौरान चंद्रबाबू नायडू, डी राजा, संजय सिंह, फारूक अब्दुल्ला समेत तमाम बड़े नेता अदालत में मौजूद थे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने आरोप लगाते हुए कहा कि दुनिया के 191 देशों में से महज 18 देशों ने ईवीएम को अपनाया है, जिनमें से 3 देश सबसे अधिक आबादी वाले देशों में शामिल हैं। नायडू ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ की जा सकती है, उनमें गड़बड़ी भी पैदा होती है। उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं सुनी थी तो वो कोर्ट आए थे, लेकिन अब वो फिर चुनाव आयोग जाएंगे। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पूरे चुनाव तक ऐसी हलचल पैदा कर विपक्ष सिर्फ ईवीएम के मुद्दे को जिंदा रखना चाहता है, जिससे आखिर में हार मिल जाए तो उसके पास बहाना पहले से मौजूद है। आपको बता दें कि पिछले महीने ही सुप्रीम कोर्ट ने हर विधानसभा क्षेत्र में कम से कम 5 बूथ के ईवीएम और वीवीपैट की पर्चियों के औचक मिलान का निर्देश दिया था। तो आज देश के सवाल में हम बहस करेंगे कि आधे से अधिक चुनाव के बाद भी ईवीएम का रोना क्यों? क्या ऐसा इसलिए तो नहीं कि जीते तो हम और हारे तो ईवीएम? 21 पार्टियों में पूर्व मुख्यमंत्री, आज के मुख्यमंत्री, पार्टी प्रेसिडेंट और सभी मेजर पार्टीज के नुमाइंदे थे। हमने तो ये कहा कि इसमें बीजेपी को जुड़ना चाहिए। बीजेपी क्यों विरोध कर रही है ऑटो चेक का, वीवीपीएटी का? बीजेपी ही सिर्फ एक ऐसी फॉर्मेशन है जो नहीं जुड़ी है इसके साथ। वोट किसी को दबाइए, जाता वोट बीजेपी को है। ये हमने जितनी भी ईवीएम की गड़बड़ियां देखी उसमें देखने को मिला। और कैराना के इलेक्शन में तो चुनाव आयोग की दलील थी कि ईवीएम को धूप लग गई। फिर हमने मध्य प्रदेश में देखा ईवीएम सड़कों पे मिली। फिर हमने कल लखनऊ में देखा ईवीएम असुरक्षित जा रही है। दुनिया के तमाम विकसित देशों ने अमेरिका सहित ईवीएम को नकार दिया है और बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं। Many opposition leaders like Mr. Chandrababu Naidu, who clearly see their defeat staring them in the face, are looking for excuses. And today EVMs have a 100% paper trail, and every voter who has cast vote in these elections so far, they have seen their vote being dropped into a ballot box, into a VVPAT box. So this complaint against the EVMs is nothing but a new bahana. क्या कुछ कहा गया है अलग अलग दलों की ओर से और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद, वो हमने आपको सुनवाया। आगे बढ़ते हैं, सवालों के सिलसिले की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवा देते हैं। नवीन कुमार हमारे साथ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। सुलेमान मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़ेंगे थोड़ी देर में, कांग्रेस पार्टी की ओर से। सुनीत चोपड़ा हमारे साथ है, सीपीआईएम के प्रवक्ता। संतोष द्विवेदी है, फॉर्मर आईएएस ऑफिसर है, ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं। और मनीष अवस्थी जी है हमारे साथ स्टूडियो में, चीफ पॉलिटिकल एडिटर। सबसे पहले मैं सुनीत चोपड़ा जी आपके पास आता हूं। 425 सीटों पर चुनाव हो चुका है, आधे से अधिक चुनाव खत्म हो चुका है, अभी भी आप लोग ईवीएम के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। सवाल ईवीएम के मुद्दे को जिंदा रखना नहीं है। सवाल यह है कि लोगों का विश्वास भाजपा की सच्चाई से उठ गया है। जब नरेंद्र मोदी कह सकते हैं कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी भ्रष्ट नंबर 1 हैं, जबकि वो देश के लिए एक शहीद हुए थे। साध्वी प्राज्ञा कह सकती हैं कि करकरे, जो कि देश के एक और शहीद हैं, उनको गाली दे सकती हैं। अमेठी में जब ये स्मृति ईरानी में ये सब कहां से आ गया कि उत्तर प्रदेश, मैं इंटरप्ट नहीं करता हूं पहले सवाल के जवाब में। सुनीत जी, मैं पहले सवाल के जवाब में आमतौर पर इंटरप्ट नहीं करता हूं, लेकिन सवाल ईवीएम पर था तो ये सब बातें कहां से आ गई कि और गिरने के लिए जगह नहीं है। फिर आपका ये भी जुमला है ना, 21 दल एक साथ हैं, वो 7 पर विश्वास नहीं है क्या कि ईवीएम का बहाना आपने पहले से तैयार कर लिया? एक मिनट अमित जी। बिल्कुल नहीं है,
बिल्कुल नहीं है। और अब देश को विश्वास नहीं होगा, देख लेना। नहीं, आप 21 लोग एक साथ है ना, उस साथ पर विश्वास नहीं है क्या? उस साथ पर विश्वास नहीं है क्या? आप मौजूदा प्रधानमंत्री को चोर कहें, चौकीदार चोर है, का नारा दे, अगर इधर से भ्रष्टाचारी बता दिया जाए तो आप लोगों को दिक्कत होने लगती है। वो तो जिंदा है, आप तो मरे हुए आदमी को कह रहे हैं। वो एक मसला नहीं, ठीक है, जिंदा नहीं है, उसको क्लीन चिट मिल गई थी। वो एक मसला ठीक है, जो एक मसला एक है कि दिवंगत पीएम के बारे में ऐसा कहा जाए, दिवंगत पीएम के बारे में कहा गया, ठीक है, लेकिन अगर भ्रष्टाचार के आरोप की बात कही जाती है, नहीं, तो अगर आप पद के सम्मान की बातचीत करते हैं, एक मिनट सुनीत जी, पहले दोनों चीजें क्लियर करिए। चलिए मैं आऊंगा, इस सवाल पर आऊंगा। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 से 5 घंटे की देरी से आएंगे। चुनाव आयोग ने यह बात कही है। हर सीट पर चूंकि 5 ईवीएम, 5 विधानसभा, कम से कम हर विधानसभा की 5-5 बूथ के वीवीपैट पर्चियों का मिलान होगा ईवीएम से, इसलिए यह देरी होगी। चुनाव आयोग के अधिकारी ने आईटीवी नेटवर्क को यह जानकारी दी है। हमारी ये एक्सक्लूसिव खबर, ईवीएम और वीवीपैट पर्चियों के मिलान में तकरीबन 1 घंटे का समय लगेगा और यही वजह है कि 23 मई को जो नतीजे, जो तस्वीर साफ हो जाती थी आमतौर पर दोपहर तक, वो तस्वीर अब देर शाम तक साफ होगी कि आखिरकार किसकी सरकार बनने जा रही है, मोदी सरकार की वापसी हो रही है या फिर नहीं हो रही है। यानी अब नतीजों के लिए आपको देर शाम तक इंतजार करना पड़ेगा। आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, ये बड़ी खबर और एक्सक्लूसिव खबर, अब देर शाम तक का इंतजार करना पड़ेगा और वजह यह है जो चुनाव आयोग ने बताई है कि हर विधानसभा की 5 बूथ पर वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम से होगा। जी बिल्कुल राकेश, ये मान के चलिए कि इस बार के लोकसभा चुनाव के जो परिणाम है वो 5 घंटे की देरी से आएंगे। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था कि अब एक की जगह 5 वीवीएम और ईवीपैट पर्चियों का मिलान कराया जाएगा। चुनाव अधिकारी से जो मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि एक ईवीएम और वीवीपैट के मिलान में 1 घंटे का समय लगता है, लेकिन इस बार हमें 5 गुना ज्यादा करना है। इसका मतलब मान के चलिए कि 5 से 6 घंटे की देरी होगी। पिछले जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट हैं वो तकरीबन 3 से 4 बजे तक बिल्कुल साफ हो गए थे और ये भी तय हो गया था कि कौन सी उम्मीदवार जीत चुके हैं। लेकिन इस बार ये रिजल्ट आते आते रात के 8, 9 या फिर 10 बज सकते हैं। अधिकारी ने ये भी कहा है कि कुछ ऐसे लोकसभा क्षेत्र हैं जहां पर मतदाता ज्यादा है, तो वहां पर चुनाव के जो परिणाम होंगे वो देर रात या फिर अगली सुबह आएंगे। ठीक है, आशीष हमारे साथ मनीष जी हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। आशीष, मेरा सवाल यह है कि भाई मतदान तो मशीन से हो गया, लेकिन नतीजे कुल मिलाकर पहले जैसा बैलेट पेपर पे होता था, दूसरे दिन तक नतीजे आते थे, इस बार भी वैसे ही होगा। लेकिन रुझानों को लेकर जो बात है कि रुझान जितने जल्दी आते हैं उसमें कोई बदलाव आपको दिखाई देता है? देखिए मनीष जी, मुझे लगता है कि रुझान में भी थोड़ा सा यहाँ पर बदलाव होगा और रुझान भी थोड़ी देरी से आएंगे, क्योंकि जो ईवीएम और वीवीपैट है पहले उन पर्चियों का मिलान कराया जाएगा और उसके बाद मुझे लगता है कि रुझान आएंगे। हालांकि अभी अधिकारी ने इस बात में ये चीज क्लियर नहीं किया है कि रुझान देरी से आएंगे या नहीं, लेकिन नतीजों को लेकर जो चुनाव आयोग है वो बिल्कुल साफ है कि इस बार के नतीजे जो हैं वो 5 से 6 घंटे देरी से आएंगे और कुछ लोकसभा की सीट्स ऐसी हैं जहां पर देर रात या फिर अगले दिन परिणाम आएंगे। ठीक है, चलिए आशीष, हमसे जुड़ने के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यानी अब 23 तारीख को दोपहर तक तस्वीर साफ नहीं होगी, देर शाम तक इंतजार करना होगा नतीजों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनीत चोपड़ा जी अपनी बात पूरी करिए, फिर मैं नवीन जी का रुख करूंगा। जहर उगल के चाह चुके साहब, बिल्कुल आ रहा हूं। तो मेरा ये कहना है कि एक अजीब स्थिति हमारे देश में पैदा हो गई है। दुनिया के पैमाने पे कहा जाता है कि मृतक आदमी के ऊपर ऐसे आलांछन लगाना गलत है। शेक्सपियर ने जूलियस सीजर में ये कहा है, रोम की कहावत है एक, निल दे मोर्टुई निजी बोनुम, कि मृतक आदमी के बारे में अच्छाई के अलावा और कुछ नहीं कहा जाता। ठीक है, और एक मिनट सुनीत चोपड़ा जी, मैंने पहले ही आपसे कहा था कि मसला एक तो हम ईवीएम पर डिस्कस कर रहे हैं, इस मुद्दे पर हमने पहले डिस्कस कर लिया है। सुनिए, इस मुद्दे पर हमने पहले डिस्कस कर लिया है। कल हमने डिस्कशन इसी पर किया था, कल हमने डिस्कशन इसी पर किया था। ईवीएम पर जवाब दीजिए ना, क्यों न माने की नीयत खराब है? तृणमूल क्यों न माने की नीयत खराब है? सुप्रीम कोर्ट ने पहले कह दिया था, पहले निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है कि हर विधानसभा की 5 जो बूथ है वहां पर वीवीपैट पर्चियों का मिलान ईवीएम से होगा। और जिसके बाद हमने ये एक्सक्लूसिव खबर भी बता दी कि अब देर शाम तक नतीजे सामने आएंगे, देर शाम तक नतीजे सामने आएंगे। ठीक है, जब हम
अप्रैल से लेके और मई तक इंतजार कर सकते हैं, तो 6 घंटे में क्या हो जाना? नहीं 6 घंटे में कुछ नहीं हो जाएगा। मैं तो नियत की बातचीत कर रहा हूं साहब। चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुन लीजिए, चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि चुनाव आयोग ने उनकी बात नहीं मानी थी, इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट गए थे। अब वो दोबारा चुनाव आयोग जाएंगे। मतलब घूम फिरकर आप लोगों को ईवीएम खेलते रहना है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास। ठीक है, मैं आता हूं। नवीन जी, देखिए, दो बातें बड़ी इन्होंने वामपंथी लोग, हालांकि उनका चरण आचरण ऐसा ही है, उन्होंने इतनी गलत कही है, बहुत ऑब्जेक्शनेबल है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री को ये भी जिंदा है। क्या करना चाहते हो? पता है, मेरे प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आप हत्या करना चाहते हो क्या? यही आपका ऐसा कहा उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अभी जिंदा है, ये तो भी जिंदा है, और मरे हुए आदमी के उनका ये कहने क्या कहना है के बारे में? क्या कह दिया? कौन सा शहीद? अरे क्या बॉर्डर पर लड़ने के लिए कहते क्या? इस देश के प्रधानमंत्री थे, चुनाव लड़ते लड़ते उसके सही है। मत जाइए ना, मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूँ। वो हो रही है। नहीं, मैं ईवीएम से, उन्होंने जो कहा मेरे को ठीक है, नहीं, मैं ईवीएम से वो आपत्ति दर्ज करा। ठीक है, बिल्कुल बॉर्डर पर जंग लड़ने के लिए नहीं गए थे। आपत्ति अब छोड़ दे उस मुद्दे को। भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो ईवीएम को लेकर शिकायत किया कि नहीं? हमने जीवीएल नरसिम्हा की शुरुआत में बाइट सुनाई। जीवीएल नरसिम्हा ने तो एक किताब तक लिख दी थी। ईवीएम में कैसे गड़बड़ी हो सकती है? कितने सुधार हुए? आज आप सरकार में हैं तो आप कह रहे हैं कि सब ठीक है। अरे भाई, वही ईवीएम है क्या? उसके बाद 6 वर्जन आए उसके ईवीएम में कितना सुधार हुआ है? अगर ईवीएम हैक हो सकती तो ये सारे विपक्षी दलों को चुनाव आयोग ने नहीं, तो वो अपनी किताब नहीं, तो नवीन जी वो नवीन जी अपनी किताब में वो संशोधन करें और वो कहे कि वो पहले के लिखा हुआ था, वो सेकंड एडिशन लाएं। ये अलग बात है मनीष भाई कि सेकंड एडिशन लाए नहीं लाए वो चीज अलग है, लेकिन मुझे ये क्यों अलग है? अरे ये इसलिए अलग है। क्यों अलग है? इसलिए अलग है, वो किताब जानेंगे ना, जिस विषय में, जिस संदर्भ में आपने पहले खबर दिखाई थी आज से 10 साल पहले, आज वो खबरें बदल चुकी हैं, तो आप क्या करेंगे? पहले वाली खबर में जाकर के कहेंगे नहीं मैंने दिखाया था, गलत था, सही था। मेरा कहना केवल इतना है, चुनाव आयोग ने पहले 10 वर्षों 20 वर्षों में जितना सुधार किया है ईवीएम के अंदर, अभी वो सबके सामने है। और उसके बाद नहीं, बात ठीक है ना, फिर जीवीएल से बोलिए किताब का नया एडिशन लेकर आए। अरे भाई, किसको एडिशन लिखना? आप लिख दीजिए ना। नहीं, मैं क्यों लिखना चाहूँ? हमारा काम किताब लिखना थोड़ा नहीं है, ठीक है, हमारा काम सवाल करना है। आपको लगता है जीवीएल ने बड़ी लंबी चौड़ी बातें कही, हमने वो बयान सुनाया भी, आप एक दल के साथ जाकर उनसे कहिए। आप आज स्टूडियो से जाइए नवीन जी, तो मेरा सुझाव है कि सबसे पहले जीवीएल नरसिम्हा से मुलाकात करिए, कहिए कि आप अपने किताब का नया एडिशन लेकर आइए। क्या अब ईवीएम ठीक है? वैसे बेहतर ये होता कि आप ही सुझाव देते थे तो भी पहुंच जाए। नहीं, हम तो बोल ही रहे, हमने सवाल उठा दिया मतलब सुझाव दे दिया। हमने सवाल उठाया मतलब सुझाव दे दिया। नहीं, या ट्विटर पे आप लोग, ट्विटर पे डिजिटल मीडिया पे बहुत सक्रिय हैं, ट्विटर पे वो लिख दें डिस्क्लेमर के रूप में कि मेरी वो किताब आज से 10 साल पहले के लिए थी, अब मैं नई किताब लिखूंगा। मनीष भाई, आपको याद होगा जब ईवीएम के ऊपर आपने जब ये विषय उठाया था विपक्षी दलों ने, तब उस समय केवल जीवीएल नरसिम्हा नहीं बल्कि खुद जो है चुनाव आयोग ने बताया था कितना इसके अंदर बदलाव हुआ है। ये सबके सामने है ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सब लोग थे ना। उसने फिर चैलेंज किया चुनाव आयोग ने और सभी दलों के लोगों को बुलाया था कि आइए इसको हैक करके दिखाइए। जितने पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, तमाम विपक्षी दलों के, छोटे बड़े, किसी ने हैक नहीं कर पाया। नवीन जी बदलाव हुआ। दूसरी बात, आज जो विरोध हो रहा है ये एक बड़ा सुनियोजित एक रणनीति के तहत हो रहा है। तब क्या था? वो इसलिए किताब लिखी थी, तब क्या था? वो इसलिए विरोध हो रहा है, मैं बता रहा हूं साहब, सुन तो लीजिए ना। वो विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि इनको सबको मालूम है, सब अपने अपने सर्वे करा रहे हैं, ये हार से बचने के लिए उसका ठीकरा पहले से फोड़ने की उसकी तैयारी की जा रही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। जी कुछ बोल रहे थे, हार से बचने के लिए उसका ठीकरा पहले से फोड़ने की उसकी तैयारी की जा रही है। ठीक है, और कुछ भी नहीं। जी कुछ बोल रहे थे, चुनाव बुरी तरह से हार चुके हैं। ये जानते हैं कि सब मिलकर के भी जो पहले तो उससे आधे में भी नहीं आ रहे हैं, इसीलिए ये उसका ठीकरा ईवीएम में फोड़ने की तैयारी। इसके अलावा कुछ नहीं। नवीन जी, आपके दल में न केवल एक जीवीएल नरसिम्हा राव बल्कि मौजूदा दौर में इस समय दक्षिण भारत के एक बड़े राज्य के राज्यपाल ने सांसद का चुनाव हारने के बाद मुंबई उच्च न्यायालय में याचिका लगाई थी ईवीएम को लेकर, और उन्होंने ये सारी बातों का जिक्र किया था कि वो कैसे हैक हो सकती है, अमेरिका से डॉक्यूमेंट, लेकिन वो खारिज कर दी गई थी। लेकिन आप ये समझिए कि आप ही के दल के कई ऐसे बड़े मेरे तो मनीष भाई जिन्होंने उंगली उठाई है। हमने तो संवैधानिक संस्थाओं का सदा सम्मान किया है। चुनाव आयोग ने कहा, सर्वोच्च न्यायालय ने भी कह दिया, उसके बाद फिर विषय कहां है?
चलिए ठीक विषय है, का। सुलेमान मोहम्मद हमारे मैं साथ आपकी जुड़ चुके बात को मान हैं। लेता हूं। ठीक है, सुलेमान मोहम्मद कम से जुड़ कम चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान बाकी दल तो करेंगे, नहीं ठीक करेंगे। है, ठीक है, सुलेमान मोहम्मद जुड़ चुके हैं। सुलेमान मोहम्मद, जो 21 दल सुप्रीम कोर्ट पहुंचे उसमें कांग्रेस पार्टी भी है। ऐसा तो नहीं कि भूमिका तैयार कर ली गई है कि जीते तो हम और हार गए तो ईवीएम। आवाज की दिक्कत। सुलेमान, आवाज आ रही है आपको? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है भाई। और अगर ऐसी बात होती तो 11 दिसंबर सन 2018 को 5 सूबों का, राज्यों का नतीजा आया था, जिसमें 3 स्टेट्स कांग्रेस ने जीती है। राजस्थान। जी, मुझे तो आ रही है आपकी आवाज, आपको मेरी आवाज नहीं मिल रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है, कुछ डिले है, अब वो हम मैनेज करेंगे, कुछ डिले है, आप अपनी बात रखिए। आपको मेरी आवाज मिल रही? चलिए हम एक बार फिर से सुलेमान मोहम्मद का रुख करेंगे। कुछ तकनीकी दिक्कत है, ऑडियो में कुछ डिले है, उसे हम बोलते हैं ठीक करने के लिए। मैं संतोष द्विवेदी का रुख करूंगा। सर ये बताइए, ये जो विरोध है ये तार्किक लगता है? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि चुनाव आयोग ने नहीं सुना तो हम सुप्रीम कोर्ट चले गए, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, तो वो कह रहे हैं कि फिर उसी चुनाव आयोग के पास जाएंगे। मतलब वहीं पर गोलपोस्ट बस चेंज करते रहना है चुनाव तक, जब तक वोटिंग पूरी ना हो जाए। राकेश पांडे जी, देखिए ऐसा है कि इस प्रकरण में जब सबसे पहले विरोध हुआ था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैक की जा सकती हैं, तो चुनाव आयोग ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया था और उन्होंने बाकायदा डेमोन्स्ट्रेट करके सारे दल, चाहे वो पक्ष, सत्ता पक्ष के हों या विरोधी हों, उनके सामने इसको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया था और उसको सभी लोग उससे संतुष्ट हुए थे। उस पर किसी ने कोई विरोध नहीं किया था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसके पूर्व अपने निर्णय में, चूंकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसके लिए यह कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5-5 वीवीपैट का मिलान करा दिया जाए रैंडमली, ताकि वो ये देख लें कि किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी नहीं है। आज पुनः उसी प्रकरण पर विचार करके माननीय मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली समिति ने यह कहा कि बार बार ये प्रश्न यहां लाने का कोई औचित्य नहीं बनता है, वो भी चुनाव के जब 4 फेज पूरे हो चुके हैं। और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में मैं आपको बता दूं मिस्टर पांडे जी, कि मैं यहां पर यूपी में एमडी रहा हूं, यूपी डेस्को का, और हम लोग की कंपनी जो थी वो इसके मेंटेनेंस का काम देखती रही है। और एथिकल हैकिंग एक किताब है, अंकित फादिया हिंदुस्तान का एक बच्चा है जो इस समय अमेरिका में है, यंगेस्ट साइंटिस्ट है जिसने इस पे बहुत बड़ा काम किया है कि किस प्रकार से हैकिंग की जा सकती है विभिन्न प्रयोजनों पर। उनको भी इसमें कंसल्ट किया गया था और उन्होंने भी कहा था कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो वर्तमान स्वरूप है, जो ये 6th एडिशन अभी लॉन्च हुआ है जिसपे चुनाव आप करा रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, सामान्य रूप से इसको हैकिंग नहीं की जा सकती क्योंकि इसमें कोई इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। अगर हार्डवेयर इंडिविजुअली एक एक मशीन के खोल के सेट किए जाएं तो पता नहीं अगले कई चुनाव के बाद तक आपकी ईवीएम्स कंप्लीट होंगी। इसलिए सामान्य रूप से यह कह दिया जाना कि ईवीएम्स हैक हो जा रही हैं, ये मुझे बहुत लॉजिकल नहीं दिखाई देता है। अब ये तो आरोप प्रत्यारोप का दौर है, चल रहा है, सभी लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं। अगर आप इसका इतिहास देखेंगे तो ईवीएम्स जब इंट्रोड्यूस हुई थी तो वही पार्टी पावर में थी जो आज विरोध कर रही है। ठीक है, चलिए संतोष जी, ठीक है, आपने अपनी बात रखी, मैं आपके पास दोबारा लौट कर आऊंगा। सुलेमान मोहम्मद खान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो डिले था मुझे लगता है कि शायद वो खत्म हो चुका रहेगा। सुलेमान जी, अब आप अपनी बात रखिए। देखिए, आपने मुझसे सवाल पूछा था, मैं बात बिल्कुल साफ आपसे कह रहा हूं कि चुनाव जीतने हारने से इसका कोई मतलब नहीं है। जब 11 दिसंबर 2018 को 5 राज्यों का नतीजा आया था, उसमें 3 स्टेट्स कांग्रेस पार्टी ने जीती थी और उस दिन भी कांग्रेस प्रेसिडेंट से ही सवाल हुआ था जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस शाम में करी एआईसीसी में कि आप ईवीएम पे अब भी सवाल उठाएंगे, तो राहुल जी ने कहा था कि ईवीएम पे सवाल अभी भी है,
चाहे हम चुनाव जीत गए हैं, लेकिन जो हमारा स्टैंड पहले था, क्योंकि ईवीएम मैल फंक्शनिंग कर रही हैं और क्योंकि टेक्नोलॉजी कहीं भी हमने देखा है दुनिया भर में हैकर्स ने हैक करी है, और 192 मुल्क जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड जिनकी सरकारें होती हैं, उसमें से सिर्फ 18 देश ईवीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं। नहीं, तो फिर ये आरोप क्यों लगता है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी कर चुनाव जीत लिया? जापान या जर्मनी, फिर ये आरोप क्यों लगता है कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी करके चुनाव जीत लिया? जो करा रहे हैं, बाकी देश की पॉपुलेशन कितनी है? एक मिनट, संख्या तो बता दो। नहीं, हम तो सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि जब भी ईवीएम मैल फंक्शनिंग होती है, अब उसे आप कुछ भी कह लें, उसे आप हैकिंग कह लें, मैल फंक्शनिंग कह लें, क्लियर करिए ना, क्योंकि फिर हम उसी तरीके से बहस को आगे लेकर होती है तकनीकी या मैल क्लियर करिए सलमान मोहम्मद साहब। सुनिए, नहीं, मुझे बात तो कहने दें प्लीज, आप अपनी बात तो कहने दें, आप तो बीच में इंटरजेक्ट करते हैं। नहीं, जो बात मैं सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं कि अगर ईवीएम मैल फंक्शनिंग ऐसी कैसी मैल फंक्शनिंग होती है कि हर बार जब भी मशीन खराब होती है, पूरे देश में हमने देखा, सोशल मीडिया पे पढ़ा, कहीं भी ये नहीं पढ़ा कि वोट आपने बीजेपी को डाला हो किसी ने और कांग्रेस को चला गया हो। अरे ये प्रूफ है क्या कि वोट आपने बीजेपी के मुखालिफ किसी पार्टी को डाला? ये प्रूफ है क्या? आरोप ही तो लगाए गए ना, आरोप तो किसी भी तरीके के लग सकते हैं, आरोप तो कुछ भी लग सकते हैं ना। अब आप लोगों ने आरोप लगाया, सुनिए, आप लोगों ने आरोप लगाया तो ये तो कहेंगे नहीं, देश में तो ये तो कहेंगे नहीं कि बीजेपी का बटन दबा और हमको वोट गिर गया। आप तो यही कहेंगे ना, या जो भी दल या जो भी नेता आरोप लगाएगा वो तो यही कहेगा जिन लोगों के साथ पता चला गया, आप ही लोगों ने रिपोर्टिंग करी, आप ही लोगों ने रिपोर्टिंग करी, आप ही लोगों ने रिपोर्टिंग करी। रिपोर्टिंग में क्या हुआ सलमान मोहम्मद साहब? हमने थोड़ी सलमान मोहम्मद साहब रिपोर्टिंग में क्या हुआ? नहीं, पहले मैं आपको क्लियर करूं, सलमान मोहम्मद साहब पहले आप बात सुनिए। नहीं, आप लोग गलत बात करने लगते हैं। ये भी छोड़िए और बुनियादी बात सुनिए। सलमान मोहम्मद साहब एक बात सुन लीजिए, मुझे ब्रेक लेना है। एक मिनट, एक बात सुनिए, शांत होइए, एक मिनट शांत होइए, सुन तो लिए बात पूरी। सलमान मोहम्मद साहब पहले शांत होइए और बात सुनिए। रिपोर्टिंग इस बात को लेकर होती है कि ईवीएम में गड़बड़ी है, मतदान रोका गया है, ईवीएम मशीन बदली जा रही है। रिपोर्टिंग ये नहीं हुई है कि फला दल को बटन दबा और फला दल को वोट चला गया। तो पहले तो ये बात क्लियर रखिए कि रिपोर्टिंग किस बात की होती है। वक्त ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं, देश के सवाल के हिस्से की शुरुआत करते हैं। सारे मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हैं। नवीन जी हैं, सलमान मोहम्मद खान है, सुनील चोपड़ा है, संतोष द्विवेदी है, मनीष अवस्थी जी हैं। मनीष अवस्थी जी, मैं आपसे इस हिस्से की शुरुआत करूंगा। 21 दल एक साथ है ईवीएम के मुद्दे पर, सुप्रीम कोर्ट, चुनाव आयोग बार बार जा रहे हैं। एक बार फिर चंद्रबाबू नायडू ने कह दिया कि चुनाव आयोग जाएंगे, सत्ता बदलने की बात हो रही है, लेकिन व्यवस्था पर भरोसा नहीं है। देखिए, मैं सबसे पहली बात तो चंद्रबाबू नायडू जैसा इतना सीजन्ड राजनेता, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर चुनाव आयोग जाने की बात करता है तो मुझे थोड़ा सा उनपे तरस भी आता है और उनकी राजनीतिक सूझबूझ और तकनीकी हमारे देश की कानून व्यवस्था को उनकी नासमझी को लेकर दया भी आती है। आप ये समझिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला खारिज कर दिया, आपके पास कोई अब तथ्य नहीं, आधार नहीं, आप चुनाव आयोग के पास जाके बोलेंगे क्या? और उसके साथ साथ अगर आप देखें कि 21 दल एक साथ आए, इनकी याचिका खारिज हुई और जो वीवीपैट की पर्ची को लेकर बात थी, वो 21 दलों की बात दलदल में चली गई। उसके बावजूद अगर ये चुनाव आयोग जाने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव आयोग क्या बोलेगा? जब देश की सर्वोच्च अदालत ने इस चीज को खारिज कर दिया है तो क्या बचता है? मुझे तरस आता है कि सबसे पहले तो तकनीकी हमारी कानून की जानकारी, विधि की जानकारी हो और उसके बाद इस तरह के वक्तव्य आए। तो मैं ऐसा तो नहीं कि ये लोग माहौल बनाकर रखना चाहते हैं, हलचल दिखती रहे मीडिया में, इस बात का शोर होता रहे कि विपक्ष आवाज उठाता रहे ईवीएम पर, ताकि 23 तारीख को अगर नतीजे उलट आते हैं तो पहले से बहाना मौजूद रहे। देखिए, ये सारी बातें तो बहुत छोटे छोटे स्तर पे भी होती नहीं। पांचों चरण में अगर आप देखें तो कहीं अगर ईवीएम खराब होती है तो ये आ गया कि भाई वहां पर आपके देखिए कि कोई साजिश का नतीजा है, वहां पोलिंग ऑफिसर काम नहीं कर रहा, फिर बुरके पर सवाल उठे कि वहां पर फर्जी मतदान हो रहा है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आरोप प्रत्यारोप, रोध गतिरोध, ये सारी चीजें चलती रहेंगी। लेकिन राकेश, जरूरी बात यह है कि इस तरह के भ्रम को फैला देने से, और वो भी कब, जब 5 चरण ऑलरेडी हो चुके हैं, 423 सीटों के लगभग का मतदान हो चुका है, तो अब बचे हुए 3 चरणों में जो कि 125 लगभग सीटें बचती हैं, उसके बाद आप ये सारी चीजें कर क्या हासिल कर पाएंगे? मतदाता वैसे ही निरुत्साह है, मतदाता बाहर नहीं निकल रहा, और ये कहकर आप और मतदाता के मन में, दिमाग में एक वहम और मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं कि आप देखिए ये ईवीएम में ऐसा है। तो वो हवा ना बनाया जाए, मतदाता बाहर आए, ज्यादा से ज्यादा अपने मताधिकार का प्रयोग करे, और जो एक व्यवस्था बनाई गई है इस पे आप उंगली जरूर उठा सकते हैं, लोकतंत्र है, लेकिन अब
आखिरी चरण में जब आप पहुंच रहे हैं तब ये चीख चिल्लाहट मुझे नहीं लगता कि हमारे लोकतंत्र को स्वस्थ और मजबूत कर पाए। ठीक है, सलमान मोहम्मद खान, आप लोग कहते हैं मोदी सरकार वापस किसी भी हालत में नहीं आने वाली है। राहुल गांधी खुद प्रधानमंत्री बनने की इच्छा जता चुके हैं। अलग अलग दलों को अलग अलग राज्यों में आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली सपोर्ट की बात भी कह रहे हैं। प्रियंका गांधी ने तो कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी खोलकर सामने रख दी कि जहां पर हम जीत नहीं सकते वहां से ऐसे उम्मीदवार है कि वोट कट जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के। इतनी ठोस रणनीति है आपकी, उसके बावजूद आप लोगों को ईवीएम से डर लग रहा है? चुनाव के नतीजे का सवाल नहीं है, जीत हार का सवाल नहीं है कि हम जीते या कोई और जीते। तो फिर क्या क्रिकेट मैच का सवाल है क्या? जो चुनाव क्रिकेट मैच खेलने बैठे हैं प्रिंसिपल है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं, फुटबॉल खेल रहे थे। हाँ, तो आपको फुटबॉल लग रहा होगा ना, बैडमिंटन खेलने गए। जीत हार की चुनाव में जीत हार की बातचीत। अरे चुनाव में हर उम्मीदवार हर पार्टी जीत हार के लिए खड़ी होती है ना, और किस बात के लिए खड़ी होती है चुनाव में? आप कोई मैच दोस्ताना मैच खेलने के लिए थोड़ी नहीं खड़ी होती है। बात तो पूरी करने दिए। नहीं, आपने फुटबॉल की बात की इसलिए मैंने बोला। अगर आपको ऐसे ही करना है कि बात को काट के अपनी बात के नहीं, बात गलत लगे की बात तो करूंगा ना। आपसे बात करने से आप बीच में बोलने लगते हैं, बात पूरी करने देते हैं। यहाँ पर आपके भाषण की अनुमति दे दी क्या? क्रिकेट मैच की बात, मैं एक सवाल करूं उसके बाद अनइंटरप्टेड आप बोलते हैं। डिबेट इसको बोलते हैं क्या? नहीं, मैंने तो भाई साहब मैंने तो शुरू किया था। आपको इतना तमीज नहीं है और समझ नहीं है कि कैसे आदमी को बात पूरी करने दी जाती है। ऐसे डिबेट में हम नहीं बैठेंगे जब बात ही नहीं सुन रहे। अगर आप पहले से बैठ जाएं ये फैसला करके, इतना फैसला करके आप बैठ जाएं कि ये चलाना है कि बीजेपी जीत रही है, ईवीएम सही है, ऐसे नहीं होता है। नहीं, मैंने ये कहा कि कौन जीत रहा है। हम तो कह रहे हैं 23 तारीख को बताएंगे कौन जीत रहा है। जब नतीजे आएंगे तो उसको कोशिश करेंगे। बात सुन नहीं रहे। चलिए बात रखिए अपनी। ठीक है, यही होता है जब सवाल जब चुभने लगे तो तमीज सिखाएंगे और उसके बाद पैनल छोड़कर आप उठेंगे। सुलेमान मोहम्मद जो हमारे साथ जुड़े हुए थे कांग्रेस पार्टी से, फिलहाल उठ गए अपनी सीट से। हम चाहेंगे और अपील करते हैं कि आप आइए, दोबारा बैठिए और अपनी बातचीत रखिए, लेकिन जब आप तमीज सिखाएंगे तो हम बताएंगे कि डिबेट किस तरीके से होती है। नवीन जी, ये तरीका है डिबेट करने का? नहीं, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है और ये खिसारी बिल्ली खम्मा नोची की स्थिति में विपक्ष है। बार बार कहते हैं। आप शालीनता से बात करिए ना भाई। आपने जब हम बात कर रहे हैं ईवीएम की, ईवीएम पे जवाब देना चाहिए ना। ये बताइए मुझे, केवल इतना सा बता दीजिए कि देश में जब चुनाव आयोग आपको आमंत्रित करता है ईवीएम को हैक करने के लिए, तब आप उसमें जाते नहीं। फिर आपने कहा सुप्रीम कोर्ट में गए कि वीवीपैट जो है एक विधानसभा पर, एक सीट पर नहीं, एक विधानसभा में एक बूथ पर नहीं बल्कि ज्यादा पर होना चाहिए। आपने 5 का, सुप्रीम कोर्ट ने उसका एक फैसला सुना दिया और 5 जगह टेंडर, ये नहीं पहले तय किया हो किस जगह पर होगा। एक विधानसभा में 5 जगह पर वीवीपैट के साथ वो वोट डाले जा रहे हैं। अब ये भी कहा गया कि जो वीवीपैट मिले हैं, लोगों से निकाले हैं, उसका मिलान होगा, उसके बाद गणना होगी। जब इतना सब कुछ ट्रांसपेरेंसी है तो फिर किस बात पर आप बात करेंगे? आप जिन देशों की तुलना कर रहे हैं उन सबको जोड़ लोगे ना, तभी भारत की आबादी उससे ज्यादा है। ठीक है सुनील चोपड़ा जी, बात वीवीपैट पर्चियों के मिलान की थी। सुप्रीम कोर्ट ने पिछले महीने एक व्यवस्था दे दी कि हर विधानसभा में कम से कम 5 बूथों पर मिलान हो वीवीपैट का ईवीएम से, जो पर्चियां निकलती हैं। इसके बावजूद दिक्कत क्या, तो अब 50%, कल को यह मांग होगी कि नहीं सब 50% क्यों, आइए 100% मिलान करते हैं। ये कोई तर्क होता है क्या? सैंपलिंग अगर होती है, कोई नमूना लिया जाता है, फिर हम चेक करते हैं, रैंडम होगा ना, फिर चेक होगा, या फिर आप कहेंगे 100% मिलान कराइए? रैंडम है, तर्क का सवाल नहीं है। सवाल यह है कि लोगों का विश्वास इलेक्शन कमीशन से उठ चुका है, क्योंकि ये आप कह रहे हैं ना, खिलाफ उन्होंने एक कदम नहीं उठाया है, जबकि मोदी ने लगातार रूल तोड़े हैं। एक सुनील चोपड़ा जी, एक नियम बता दीजिए। तो अभी आपके सहयोगी, आप हालांकि उसके सहयोगी नहीं कह सकते, जिस राज्य से आप आते हैं, उम्मीद नहीं उस राज्य के ममता बनर्जी ने क्या क्या, वो लोकतंत्र की हत्यारिन कह रही है कि जो है वो आकर के लोकतंत्र का तमाचा मारेगी, जिसने लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा के रख दी है पश्चिम बंगाल के अंदर, जहां कि आप उसके विरोध में खड़ा हुआ करते थे। आपकी जमानत पर भी ताला लगा दिया है। नहीं, और रही थी, और अभी एक भाषा इसमें थोड़ा वो मैं बिल्कुल दावे से कहता हूं, ममता बनर्जी से बड़ी लोकतंत्र की हत्यारन कोई नहीं है। टीएमसी के थे, बीजेपी ने हजम कर लिए हैं, और उसको वो जो है, क्या नाम है उसका, अभी मैं आपको बता भी देता हूं, जो अर्जुन सिंह,
उसको बीजेपी ने कैंडिडेट बनाया हुआ जो सबसे बड़ा टीएमसी का कोई व्यक्ति भाजपा में आ गया मोदी तो आप कहेंगे कि टीएमसी में गुंडागर्दी करता था तो आपने सदर रोका क्यों नहीं? अरे तो बंद क्यों नहीं किया टीएमसी ने उसको? अपने हाथ में क्यों रखा हुआ था? वहां से पार्टी छोड़ दी तो वो गुंडा हो गया। अरे आप कम से कम कहीं तो ठीक हो, कहीं में नहीं है। जहां आपका आप अपने आप पर शक करने लगे। ऐसा नहीं है, आपका शक किसी और पर नहीं रहा, तमाम विपक्षी दल के नेताओं का शक अपने आप पर हो गया है। और यही कारण है, जब तक आपका विश्वास नहीं लौटेगा तब तक आप दूसरे लोगों पर शक करते रहेंगे। आपने सारी संवैधानिक संस्थाओं पर शक किया, आपने देश की जनता पर शक किया, आपने देश के संविधान पर शक किया और लोकतंत्र की आप हत्या कर रहे हो हर पल। हम बीजेपी में शामिल कर ले, कोई कुछ नहीं पूछेगा। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं और लोग सवाल नहीं पूछ रहे, लोग सवाल ये पूछ रहे हैं कि ये सब लोकतंत्र के हत्यारे इस समय अभी तक खुले छुपे क्यों हैं? हमारे देश के संविधान ने इतनी छूट क्यों दे रखी है कि किसी का भी अपमान करे, ये देश का अपमान करे, सैनिकों का अपमान करे, प्रधानमंत्री का अपमान करे, देश की जनता का अपमान करे, उसके बाद भी उनको छूट क्यों दे रखी है? ये देश की जनता सवाल पूछ रही है। तंत्र में छूट होती है और आप कौन होते हैं? और आप भी कौन होते हो कहने वाले कि हम देश सवाल पूछ रहा है? आप देश की जनता कौन है? देश की जनता वो है जो आपके साथ खड़ी है, ये देश की जनता वो है जो देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ी है, देश की सेना के साथ खड़ी है, नवीन जी देश के शांत शहर के साथ होइए। खड़ी है। सुनील चोपड़ा जी आप भी शांत होइए, एक मिनट शांत होइए। ईवीएम पर लौटे क्या? ईवीएम पर बहस कर रहे हैं ना? ईवीएम पर बहस हो रही है ना? ईवीएम पर लौटा है? जवाब ही नहीं है। एक मिनट रुकिए। सुनील चोपड़ा जी आप कह रहे हैं विश्वास, कैसे होगा विश्वास आपको व्यवस्था पर? एक मिनट आप बताइए ना, अपना पैरामीटर बताइए, क्या हो कि आपको विश्वास होगा? भाई देश की सर्वोच्च अदालत है, सर्वोच्च न्यायालय एक दूसरे फैसला सुना दिया, फिर किसने आप सवाल उठा रहे हैं? नवीन जी एक मिनट शांत होइए। सुनील चोपड़ा जी कैसे विश्वास होगा आपको व्यवस्था पर? जर्मनी जैसे देशों ने कह दिया है। अरे दूसरे देश हिंदुस्तान की बात करिए, हिंदुस्तान की बात हो रही है, कैसे विश्वास होगा आपको व्यवस्था पर? आप तो हिटलर से अपनी विचारधारा लेके आए हुए, मुझे अरे क्या छोड़िए ना, कौन कहां से विचारधारा लाया? आप मेरे सवाल का जवाब देने आए ना। मेरा सवाल है कि आपको कैसे विश्वास होगा व्यवस्था पर? नहीं, क्यों छोड़े? हम कुछ नहीं अरे हिटलर पर नहीं बहस हो रही है, हम पूरे चोपड़ा जी सच को हिटलर पर नहीं बहस हो रही है। के सामने कौन कहां से विचारधारा लेकर आया? आएंगे। अब आप जर्मनी का नाम लेंगे, ये कहीं और का नाम लेंगे? बिल्कुल इसलिए इसी पे उसकी बातचीत बोलिए। मत करिए, इसलिए उसकी बातचीत मत करिए। जनतंत्र पे हो मेरा रही है। सवाल है कि आपको कैसे विश्वास होगा जनतंत्र व्यवस्था पे हो पर? रही है। क्या व्यवस्था चाहते हैं आप? अगर विश्वास होना है तो विश्वसनीय लोगों को व्यवस्था चलानी पड़ेगी। मुझे लग रहा नहीं, तो है क्या सिर्फ कि सिर्फ है क्या आज की विश्वसनीय सरकार व्यवस्था? ने पूछ विश्वास लीजिए। खो दिया है कम से कम 6 पॉइंट्स पे। अच्छा विश्वसनीय कौन है सुनील जी आपकी नजरों में? और मैं पूरे 6 पॉइंट्स आपको दे सकता हूं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं नहीं 6 पॉइंट नहीं, नहीं एक मिनट, नहीं मेरा सवाल अभी भी स्टिक है। मुझे एक जवाब दीजिए, व्यवस्था पर विश्वास कैसे होगा? ईवीएम की बातचीत चल रही है, हाँ, तो आप कह रहे हैं कि फिर विश्वसनीय चुनाव आयोग जाएंगे, कैसे आपको लगेगा कि व्यवस्था ठीक हो गई है? आयोग नहीं, फारूक अब्दुल्ला ने कुछ और कहा है। उसने कहा है हम जनता के पास जाएंगे और जनता वो दूसरा पीएम चाहते हैं जम्मू कश्मीर जनता ने में, वो दूसरा पीएम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, और वो जनता दूसरा जवाब पीएम देगी। चाहते हैं जम्मू कश्मीर में, बात करते हैं। दूसरा पीएम चाहते हैं वो जम्मू कश्मीर में। ऐसी व्यवस्था चाहिए क्या आपको? कानून के अनुसार चाहते नहीं, हैं, ऐसी जो भी व्यवस्था चाहते चाहिए हैं। क्या आपको इस देश में? आप जो कर फारूक रहे हैं अब्दुल्ला की बातों पर जा रहे हैं साथ, तो? वो कानून के अनुसार नहीं है। नहीं, फिर तो ये पॉलिटिकल स्टंट, ठीक है? क्यों नहीं ये मानते नहीं है, ठीक है। संविधान अच्छी को बात समझते करेगा, नहीं है, कहना पड़ेगा। लोकतंत्र की हम हत्या करते इस हैं तरह के और हर पूर्वाग्रह बात लेके नहीं चल रहे हैं। जो भी देश के नहीं, खिलाफ अभी भी हुआ, जवाब नहीं दे पाया। जो भी सरकार के मैंने मोदी का पूछा खिलाफत करते कि करते 50% देश के खिलाफ हो गए। के मिलान की आप बातचीत कर रहे थे, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। मैं पूछ रहा हूँ क्या व्यवस्था आप चाहते तो आप इसका जवाब ठीक से दे नहीं पा रहे हैं। जवाब है नहीं आपके पास देने के लिए? नहीं सुनील चोपड़ा जी, मैंने पूछा क्या व्यवस्था चाहते हैं, आप जवाब नहीं दे पा रहे हैं। गंदी आप नीतियों फारूक अब्दुल्ला का जिक्र कर रहे हैं, जो इस देश में दूसरा पीएम चाहते हैं जम्मू कश्मीर में। ठीक है, क्यों नहीं? अरे नहीं छोड़िए, एकदम नहीं ना। हिंदुस्तानी ठीक है, चलिए एक मिनट शांत होइए, मैं सनोज द्विवेदी के पास जाऊंगा। एक मिनट नहीं क्या एक मिनट, ये बकवास कर रहे हैं अगर आप ये कहेंगे तो। सुनील चोपड़ा जी शांत होइए। सनोज द्विवेदी जी, मैं आपका आखिरी कमेंट, व्यवस्था मौजूदा ठीक है, सिर्फ ये पॉलिटिकल स्टंट है जो दूसरी पार्टियां कर रही हैं?
पांडे जी देखिए, जहां तक हम लोग देख रहे हैं व्यवस्था बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। आज से 30-35 वर्ष पूर्व भी हमने चुनाव कराए हैं। विश्वनाथ प्रताप सिंह जी का ऐतिहासिक चुनाव हम लोगों का कराया हुआ है, जो बैलेट बॉक्सेस से हुआ था। आपको उस जमाने का याद होगा कि बैलेट बॉक्सेस में लोग पानी डाल देते थे, स्याही डाल देते थे, लेके भाग जाते थे। कम से कम उन चीजों पे नियंत्रण हुआ है। बिल्कुल ठीक तो है। ये कह पाना, दूसरा ये है कि जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये संयुक्त विपक्षी दल के लोगों ने कहा था, अगर आपको याद हो तो मेरे पास कंक्लूसिव कमेंट के लिए मनीष जी का रुख करूंगा। 1 मिनट सब लोग शांत हो जाइए, 1 मिनट सब लोग शांत हो जाइए। मनीष जी कंक्लूसिव कमेंट, और खामियां है तो ठीक हो ना, जिसका सनोज द्विवेदी जी रुख कर रहे थे, और जो एडिशन है वो पूरी तरीके से खामियों से रहित है, फिर ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है जो दूसरी पार्टियां कर रही हैं। देखिए राकेश, मुझे ये लगता है, मुझे पता है एयर टाइम की अभी हमारा वक्त ब्रेक लेने का हो रहा है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि ये राजनीतिक दल जो होते हैं सियासत वाले, ये जीत गए तो बम बम, हार गए तो दे दनादन, और ईवीएम हार गए तो ईवीएम। जी हाँ। चलिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए। लेकिन 23 मई को नतीजे आएंगे, और बड़ी खबर हमने आपको बताई है, चूंकि वीवीपैट पर्चियों का मिलान होगा विधानसभा के 5-5 बूथों से, हर विधानसभा क्षेत्र के, इसलिए देर शाम तक नतीजे। ये इस बार बदलाव आपको आम चुनावों के नतीजों के वक्त को लेकर